हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर और इम्पोर्टेंस डिटेल में समझा था। आज हम उसी बेस पर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है और रियल बिजनेस लाइफ में भी इनका यूज होता है। हेनरी फ्यूल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ओके, आज के हम वीडियो में हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हेनरी फ्यूल है कौन। ओके, हु वाज हेनरी फ्यूल? हेनरी फ्यूल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने देखा कि कंपनीज फेल इसलिए नहीं होती क्योंकि वर्कर्स काम नहीं करते, बल्कि इसीलिए होती है क्योंकि मैनेजमेंट वीक है उधर। तो इसी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट को जो सिस्टमैटिक और इफेक्टिव बनाते हैं। ओके, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना। ठीक है, और हर पर्सन को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम देना। ओके, जिससे कि क्या होगा कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और वेस्टेज ऑफ टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जब एक आदमी सब काम करेगा तो वह एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा, एज यू ऑल नो। ओके, लेकिन जब काम डिवाइड होता है तो हर एम्प्लॉय अपने काम में स्पेशलाइजेशन अचीव करने लग जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल का एक एग्जांपल लो। जैसे कि डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, नर्स पेशेंट की केयर कर रही है और जो भी एडमिन्स है वो जो है रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करके चल रहा है। बट यहीं अगर बोला जाए कि डॉक्टर को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और जो नर्स है ऑपरेशन करेगी, तो क्या हॉस्पिटल चल पाएगा? एक भी दिन नहीं चल पाएगा, है ना। तो जो उनकी स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको वर्क आपस में डिवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज में। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, स्पीड बढ़ती है और क्वालिटी इंप्रूव होती है। ओके, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। फिर सेकंड प्रिंसिपल क्या है हमारा? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है ऑर्डर का अधिकार देना, ऑर्डर देने का अधिकार देना, राइट टू गिव ऑर्डर्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है काम को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी। ओके, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ड्यूटी। दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर अथॉरिटी होगी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, पावर का क्या हो जाएगा? मिसयूज हो जाएगा। अगर अथॉरिटी होगी मतलब ऑर्डर्स तो दिए जा रहे हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा? पावर का मिसयूज होगा। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लेकिन अथॉरिटी ही नहीं है, कुछ काम प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगा। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत सारे ड्यूटीज है परफॉर्म करने के लिए, बट कोई राइट ही नहीं है कि हम किसी को ऑर्डर दे सके कि आप ये वर्क करो, तो इससे क्या होगा? काम प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल देखिए तो स्कूल के कैप्टन के पास अथॉरिटी होती है स्टूडेंट्स को लाइन में लगाने की। अगर डिसिप्लिन खराब हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैप्टन की होती है। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू misuse of power and responsibility without authority is ineffective। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे अपने चलते हैं। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स को फॉलो करना, पंक्चुअल रहना और रिस्पेक्ट मेंटेन करना। ठीक है, डिसिप्लिन सिर्फ पनिशमेंट से नहीं आता कि हमने पनिशमेंट दे दिया तो डिसिप्लिन आने लग जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में।
डिसिप्लिन आता है फेयर रूल्स से, गुड लीडरशिप से और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से। अगर ऑफिस टाइमिंग 9 बजे है और एम्प्लॉय रोज लेट आ रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली गिरेगी। इसलिए डिसिप्लिन हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है। डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है हर एम्प्लॉय सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर लेगा और उसी को रिपोर्ट करेगा। मतलब हर एम्प्लॉय सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर लेगा और उसी को रिपोर्ट करेगा कि मैंने कैसे कैसे काम कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर एक एम्प्लॉय के दो बॉस ऑर्डर देंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ठीक है, तो सिचुएशन गलत हो जाएगी। एग्जाम्पल सोचो, जैसे मैथ्स के टीचर को बोले होमवर्क लिखो और इंग्लिश टीचर बोले होमवर्क मत लिखो, तो स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि एक्चुअल में करना क्या है। तो ऐसा ही क्या होता है एग्जैक्टली बिजनेस में होता है, अगर दो बॉस ऑर्डर देंगे तो वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपरवाइजर। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इसका क्या मतलब है? सेम ऑब्जेक्टिव के लिए सेम डायरेक्शन और सेम प्लान। मतलब यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बात कर रहे थे? बात करते पर्सन की, कि एक ही पर्सन कमांड देगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बात करते हैं हम एक्टिविटी की, ठीक है। अगर कंपनी का गोल है प्रोडक्ट लॉन्च करना, तो मार्केटिंग टीम अलग डायरेक्शन में, प्रोडक्ट टीम अलग डायरेक्शन में काम नहीं कर सकती, ठीक है। मार्केटिंग टीम अलग डायरेक्शन में काम नहीं करेगी, उसको भी प्रोडक्ट लॉन्च के लिए वर्क करना होगा, और सेम जो प्रोडक्शन टीम है उसको भी सेम के लिए, सेम गोल के लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सबका प्लान एक ही होना चाहिए, अलग अलग प्लान्स नहीं होने चाहिए, अलग अलग गोल्स नहीं होने चाहिए, so that we can focus on only one goal to achieve that. One plan and one head for a group of activities having the same objective. नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं अपना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा एम्प्लॉय के पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए। मतलब कि अगर हर एम्प्लॉय सिर्फ अपना फायदा देखेगा, ऑर्गेनाइजेशन का तो लॉस होगा ही होगा, और साथ ही साथ इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी लॉस होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पहले होना चाहिए, आफ्टर दैट पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय अपने फ्रेंड को फेवर कर रहा है, ठीक है, चाहे कंपनी का लॉस हो रहा है तो भी वो फेवर कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट should be given priority over the individual interest. नेक्स्ट प्रिंसिपल अपना देखते हैं हम, रेम्यूनरेशन। इसके अंदर क्या रहता है? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज को मिलने वाला सैलरी, वेजेस और इंसेंटिव्स। सैलरी फेयर होनी चाहिए, टाइम पे प्रोवाइड होनी चाहिए एम्प्लॉयज को, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एज पर देयर परफॉर्मेंस। अगर एम्प्लॉयज को कम सैलरी मिलेगी तो मोटिवेशन भी लो होगा, अगर ज्यादा सैलरी दी जाए बिना परफॉर्मेंस के तो ऑफ कोर्स सी बात है कंपनी का लॉस है। इसलिए जो वेज है, जो सैलरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, सॉरी कस्टमर्स कह रही हूँ, एम्प्लॉयज को, वो फेयर होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। remuneration should be fair and provide maximum satisfaction to both employees को भी और एम्प्लॉयर को भी। इसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज के वीडियो में हमने हेनरी फ्यूल के फर्स्ट 7 प्रिंसिपल
डिटेल में कवर किए। और अगला वीडियो और भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि उसमें हम रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, नेक्स्ट अपना स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, स्पिरिट द कॉर्ड्स। अगर आज का वीडियो आपको समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।